Hello students, this is class 9, chapter 9, force and laws of motion. So this is our part 1 in which we will discuss about the intro of the force. Okay. So students, here we have to know a new concept which is called force. So there are so many scientists who talk about the force. So first of all, Aristotle was the first scientist who talk about that concept. He is saying to us there is the natural tendency of a body to be at rest. देखो अरिस्टोटल ने हमें क्या कहा था, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, ये 14th सेंचुरी के आसपास की बात है। उस टाइम इसने बोला था कि किसी भी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप रेस्ट में आ जाएगी। हालांकि बाद में इसको गलत प्रूव कर दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बताया हमें कि ये कोई भी बॉडी है ना, वो एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे कि ये चौक है, अगर मैं इस चौक को मूव कराऊं तो कुछ टाइम के बाद ये रुक गया। ठीक है, क्यों रुका है? बिकॉज जब मैं इसको मूव करा रही तो मूव किस डायरेक्शन में हो रहा था बेटा? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप। तो किसकी वजह से स्टॉप हुआ? बिकॉज अगर मान लो इस डायरेक्शन में मैंने मोशन ऑफ फोर्स वर्क किया तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शन फोर्स। तो गैलीलियो ने हमें फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट दिया था और उसने ये कहा था कि कोई भी बॉडी है मूव क्यों करती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉडी कंटिन्यू मूव करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, इसके बाद अपना थर्ड साइंटिस्ट इसमें आया था इसाक न्यूटन। ओके, इसाक न्यूटन ने हमें इसका बेसिकली प्रॉपरली कंसेप्ट दिया था फोर्स के बारे में। ठीक है, इसाक न्यूटन। तो ये साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इसके बारे में हमें कंसेप्ट दिया। सबसे पहले इसके बारे में किसने बात करी? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने कहा कि किसी भी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। ठीक है, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी रेस्ट में, विच इज़ रॉन्ग आफ्टर सम टाइम। इसके बाद गैलीलियो जी आए, उन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, और ये कहता है कोई भी बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, जिसकी वजह से वो बॉडी आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। आफ्टर दैट इसाक न्यूटन आए। इसाक न्यूटन ने हमें फोर्स का फुल कंसेप्ट दिया कि फोर्स क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट। ओके, तो ये तीन साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इसके बारे में बात की। चलो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि देखो बेटा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था मैकेनिक्स। ओके, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में। तो मैकेनिक्स की मैंने आपको 3 ब्रांच बताई थी। ठीक है, क्या थी बेटा वो 3 ब्रांच? वो 3 ब्रांच थी आपकी काइनेमेटिक, डायनामिक, ओके, और आपकी थी स्टैटिक। ठीक है, काइनेमेटिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 8 में। काइनेमेटिक में क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को, मोशन को स्टडी करते हैं, बट इसका जो कोज है ना उसको हम स्टडी नहीं करते। अब हम करेंगे डायनामिक। डायनामिक में क्या हो रहा है कि हम जो कोज था, मीन्स कि मैंने कहा ये चौक मोशन में आ गया, तो ये चौक मोशन में क्यों आया? बिकॉज मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है, सो इस वाले चैप्टर में हमने क्या किया था? हमने उसका रीजन जानने की कोशिश नहीं करी थी। हम जानना ही नहीं चाहते थे कि वो बॉडी मोशन में क्यों आई। बस हम ये पढ़ रहे थे कि बॉडी मोशन में आ गई और मोशन में होने के बाद उसने क्या क्या वेरिएशन शो करे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, जो जो उसके इफेक्ट आए, जो जो उसके पैरामीटर हमने स्टडी करे वो हमने करे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि ये बॉडी मोशन में क्यों आई, किसकी वजह से आई, किसने इसको मतलब फोर्स किया, क्या था वो चीज़, क्या थी जिसकी वजह से ये बॉडी मोशन में आ रही है। तो आपको पता चल रहा है कि मैं इस बॉडी को क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ। इट मीन्स मैं पुश कर रही हूँ तो क्या लगा रही हूँ? इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ। मैं इस बॉडी को पुल भी कर सकती हूँ, मतलब अपनी तरफ भी खींच सकती हूँ। ठीक है, फोर्स बेसिकली क्या होता है? कोई भी पुश या कोई पुल। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? डायनामिक पढ़ेंगे। ठीक है, डायनामिक क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। मीन्स कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम पढ़ेंगे कोज। व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन? क्या पढ़ेंगे बेटा? कोज ऑफ मोशन। वो कोज क्या था, वो रीजन क्या था जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मोशन में आती है। ठीक है बेटा, वो कोज क्या था बेटा? वो कोज था फोर्स। क्या था वो? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? जब भी आप किसी बॉडी को पुश करते हो या किसी बॉडी को पुल करते हो। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को, पुश का मतलब होता है धकेलना, मतलब ऐसे ये पुश कर दिया मैंने इसको। पुल का मतलब होता है उस चीज़ को खींचना, जैसे आप दरवाजे को खींच भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, तो ये होता है
पुल, उसको खींचना, इस तरीके से आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचोगे। क्लियर। तो अगर आप किसी भी बॉडी को पुश करोगे या पुल करोगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स हो जाएगी। तो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं फोर्स का यूज, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ये सब क्या है, ये सब फोर्स है बेटा। क्लियर। तो हम फोर्स में क्या करते हैं, तो बॉडी को पुश करते हैं या बॉडी को पुल करते हैं। तो फोर्स पता चल गया। तो फोर्स इज दैट कोज, फोर्स ही वो कोज है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी क्या करती है, मोशन करती है। ठीक है, फोर्स की वजह से क्या करती है, कोई भी बॉडी मोशन करती है। ओके, अब आपको पता चल गया कि अगर मैं किसी बॉडी को पुश करूं, किसी बॉडी को पुल करूं या किसी बॉडी को प्रेस करूं, लिफ्ट करूं, जो भी आप उसके ऊपर ये लगाते हो, क्लियर, वो क्या होते हैं, वो सब फोर्स होते हैं। अब हम ये बताओ, हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किससे किया, एफ से। एफ क्या है बेटा, इसका सिंबल, ये क्या है, फोर्स की सिंबल है। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कितना फोर्स लगाएं, हमें कैसे पता, जैसे मेरे पास ये चौक है या मेरे पास ये डस्टर है, अब इस पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब इस फोर्स की वैल्यू किसने दी, हमें किसने दी थी बेटा। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में हमें दो साइंटिस्ट ने बताया था बेटा, एक तो न्यूटन, सर इसाक न्यूटन जी ने, और एक हमें बताया था गैलीलियो ने। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था गैलीलियो जी ने। तो दो थे बेटा जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में हमें बताया था। क्लियर। तो फोर्स का फर्स्ट लॉ है जो न्यूटन ने, इसके लिए 3 लॉ दी थी मोशन को डिफाइन करने के लिए। क्लियर। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स को कैसे निकालते हैं, फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, वो हमें अभी कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फोर्स के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में अच्छे से डीपली इसको स्टडी करेंगे। सो बेटा सी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मीन्स कि देखो बेटा हमेशा याद रखना, फोर्स को हम कभी भी देख नहीं सकते, इट कैन नॉट सी। ठीक है, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसके अफेक्ट को महसूस कर सकते हैं आप। क्लियर। इसको हम अफेक्ट को क्या कर सकते हैं, इसके अफेक्ट को फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, मतलब आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। लाइक अब कोई भी बॉडी है वो नीचे क्यों गिरती है, तो आपको पता है कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स आपको दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी है वो नीचे गिर रही है तो अर्थ ने उसको अपने हाथ से पकड़ के ऐसे खींच लिया, नहीं, अर्थ अपना अफेक्ट दिखाती है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि अर्थ ने अपना हाथ निकाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया, वो अपना सिर्फ क्या दिखाती है, अपना अफेक्ट। तो ये अफेक्ट दिखाता है। ठीक है। सो फोर्स को अगर आपको जज करना है, अगर आप फोर्स को फील करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अफेक्ट्स को महसूस करना पड़ेगा। ठीक है। सो व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या अफेक्ट होते हैं बेटा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये क्या करा सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। सेकंड इसका क्या इफेक्ट है बेटा, इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ये क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। अगर कोई बॉडी चल रही है उसको मैं रोक लूँ हाथ से, जैसे चौक चल रहा है मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, जैसे चल रहा है मैं इसको पकड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो एक रुकी हुई बॉडी को चला सकता है और एक चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। और क्या इफेक्ट है बेटा इसके, इट कैन चेंज द स्पीड, ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है। और स्पीड को चेंज हम किससे करते हैं, ब्रेकर से क्या करते हैं, ब्रेक सप्लाई करोगे किसी भी व्हीकल में तो स्पीड कम हो जाएगी, एक्सेलरेटर यूज करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। और इसका क्या इफेक्ट है बेटा, ये क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्लियर। एंड इट ऑल्सो चेंज द शेप, ये क्या कर सकता है बेटा, शेप को भी चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब मान लो ये चौक इधर जा रहा है, देखो मैं इसके पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकती हूँ, देखो कोई भी डायरेक्शन मूव हो जाएगी ना इसकी। तो ये क्या कर सकता है, शेप्स को चेंज कर सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो कर देती हूँ बेटा। सी दीज एग्जांपल्स, सी इन दैट एग्जांपल ए बॉडी द ट्रॉली मूव अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो जाएगा। अब किसी भी ड्रॉर को आप खींचोगे तो वो क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपने किसी भी हॉकी को स्टिक किया तो बॉल आगे की तरफ चलेगी, तो हमने इस पर क्या करा, फोर्स मोशन, फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हो रही है, बॉडी की स्टेट्स चेंज हो रही हैं।
ठीक है बेटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो स्प्रिंग की शेप चेंज हो, आपने स्प्रिंग को ऐसे, यहाँ पे स्प्रिंग नॉर्मल सिचुएशन में था, फिर आपने स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया, जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास कोई बलून था, आपने उस बलून को अपने हाथों से ऐसे प्रेस किया तो बलून की क्या हो गई, शेप चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम फोर्स से शेप चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स हमने फील किया। तो क्या क्या कर सकता है ये, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। नाउ इज इट क्लियर टू यू। तो फोर्स का कंसेप्ट हमें किसने दिया था, इसाक न्यूटन ने दिया था, और दीज आर द इफेक्ट इन विच वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स। ओके अब देखो बेटा, फोर्स क्या होता है, फोर्स हमने फील किया किसी भी स्टेशनरी बॉडी में, उसकी स्पीड्स वगैरह को चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ फोर्स, वैसे तो फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट आपके जो सिलेबस में है वो है बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और ये क्या है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है और ये क्या आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो बेटा बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ, आपको इसको अच्छे से समझ लोगे। देखो बेटा, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल पे कोई मटेरियल रखा हुआ है, कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, कोई टेबल है, उस पर कोई भी मटेरियल रखा हुआ है। अब जो टेबल है ये इसकी वाई डायरेक्शन है और ये इसकी एक्स डायरेक्शन। अब मान लो मैं इसको इधर से खींचती हूँ, इधर से मैंने इसको खींचा, एक्स साइड से मैंने इसको खींचा, तो मैं इसको अगर एक्स साइड से खींचूंगी तो इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये बॉडी कंप्लीट इधर मूव करेगी। अगर मैंने इसको इधर से खींचा तो ये इधर मूव कर जाएगी। अगर आप मान लो मैंने इसको दोनों तरफ से खींच लिया, अगर मैंने इसको दोनों तरफ से खींचा तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नो, ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी बेटा? अब जैसे ये चौक है, अगर मैं इसको सिर्फ इधर से खींचूं, अगर मैंने ये वाला एंड पकड़ा तो देखो इधर चला गया। अगर मैं इधर से खींचूंगी तो इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगी तो क्या ये बॉडी मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही। क्यों? बिकॉज मैंने इस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करा है। मैंने इसको दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया, इधर से भी खींचा है मैंने, इसको इधर से भी खींचा है, तो मैंने क्या किया, इस पर बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी के ऊपर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हो, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करोगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें आप ये देखो, अगर आपने किसी भी बॉडी को कंटिन्यू खींचा है तो आप इस पर रिजल्टेंट फोर्स आप जैसे करो, मान लो इधर से आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से भी आपने लगाया 10 न्यूटन। क्लियर? अब एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10, बिकॉज आपको पता है राइट वाले को हम प्लस लेते हैं, लेफ्ट वाले को हम माइनस लेते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया आपका? 10 प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो? आप यहाँ से देख रहे हो कि बेटा हमारा जो ओवरऑल फोर्स लगेगा, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, ओके। अब आप सपोज करो ये जो मेरे पास बोर्ड है, मैं इसी की बात करती हूँ। चलो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स पता चल गया आपको, किसी भी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स निकाल लो। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स acting on a body is 0, the force are called balanced force. This type of force are called balanced force. ओके, अगर किसी बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहे हैं वो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था चौक की हेल्प से कि अगर टोटल फोर्स 0 हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो वो क्या फोर्स होते हैं बेटा? बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स किसके इक्वल होते हैं?
जीरो, यानी कि रिजल्टेंट इनमें क्या रहेगा, ओवरऑल जो रिजल्ट हमें मिलेगा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब मैं इसको एक समझने के लिए ये जब बेटा जस्ट गिव मी दैट ज्योमेट्री। ओके, सपोज आई हैव टू टेक दिस ज्योमेट्री बॉक्स। क्लियर, ये इसका 3D विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे मैंने इसको 2D बना दिया है। अब ये एक आपके पास ज्योमेट्री है। क्लियर, ये इस टेबल पे रखी हुई है। ओके, अब ये बॉडी है ना, मूव नहीं कर रही है। अब आप ये बताओ, अगर मैं इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहती हूँ तो मैंने इस साइड इस पर क्या अप्लाई करा, इस साइड में इसको क्या कर रही हूँ, इस बॉडी को क्या कर रही हूँ, मैं इस बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मूव पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ। तो एक तरीके देखो, मैं इसे पुल कर रही हूँ। अगर मैं इसको इधर से पुश भी कर सकती हूँ, मेरी चॉइस है। मान लो मैं इसको इधर से पुश कर रही हूँ, ये इसे मैंने धक्का लगाया ऐसे। ठीक है, तो जब ये इधर, ये क्या हो गया, पुश फोर्स, पुशअप फोर्स। पुशअप फोर्स किस साइड वर्क कर रहा है, इस साइड बॉडी जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्क काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इसके अपोजिट में। ठीक है, तब आपको पता चल गया कि इधर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, इधर, तो इधर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और इधर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, पुशअप फोर्स। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया। तो कौन से फोर्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके वर्टिकल में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि बॉडी ओवरऑल किस में है, रेस्ट में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर ये बॉडी रेस्ट में नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये बॉडी रेस्ट में तो इसके इधर से भी ऐसे भी वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लग रहे हैं, तो फोर्स ऑफ मोशन, और एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो हमें पता चला कि फोर्स ऑफ मोशन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो अपोजिट हो गए और रिजल्ट जीरो बन गया। अब हमें ये चेक करना है। तो बेटा जो वर्टिकल फोर्स लगता है ना, वर्टिकल फोर्स किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है ऐसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। या आप इसको कह सकते हो फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन वो बच्चों की अपनी चॉइस होती है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है बेटा। फिजिक्स में नॉर्मल कहते हैं, मैथ्स में परपेंडिकुलर कह देते हैं, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन भी इसको आप कह सकते हो। क्लियर, तो अब ये बताओ, जो ये बॉडी है, ये बॉडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बॉडी जो इस पे फोर्स लगा रही है ना, ये जो ज्योमेट्री है वो इस बोर्ड पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री इस पे जो फोर्स लगा रही है वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। और जो ये टेबल, जो ये मतलब बोर्ड है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। तो आप देखो चारों तरफ से क्या लग रहे हैं, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री किस में थी बेटा, रेस्ट में। देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो ये ज्योमेट्री फोर्स लगा रही है इस टेबल के ऊपर, ज्योमेट्री जो टेबल पे फोर्स लगा रही है वो तो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और जो ये बोर्ड ज्योमेट्री पे, देखो बोर्ड क्या चाहता है कि ज्योमेट्री नीचे की तरफ आ जाए, ज्योमेट्री क्या चाहती है कि मैं ऊपर की तरफ चली जाऊँ। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है एक तरीके से। ज्योमेट्री इस पे फोर्स लगा रही है और ये ज्योमेट्री पे फोर्स लगा रहा है। तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ है ना। तो इस ये जो जितने फोर्स है ये ज्योमेट्री को अपनी तरफ खींच रहा है ना, वो तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भी तो अपना एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, बिकॉज कोई भी बॉडी है वो नीचे की तरफ क्यों चली जाती है, बिकॉज अर्थ अपना क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। वो फोर्स कितना होता है उसको बोलते हैं वेट, W=mg। ये क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये अर्थ का। अर्थ किसी भी चीज़ को इतने फोर्स से अपने नीचे की तरफ खींचती है हमें। ये किसका फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये उसकी ग्रेविटी है और ये किसी भी बॉडी का मास है। किसी भी मास बॉडी को ये अपनी तरफ खींचती है इतने फोर्स के साथ। तो ये क्या इसको खींचने की कोशिश नहीं करेगी अपनी तरफ। ठीक है, तो इसको ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो जो अर्थ फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो बॉडी फोर्स लगाती है उस सरफेस के ऊपर वो होता है नॉर्मल फोर्स। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ये ज्योमेट्री रेस्ट में है बिकॉज इस पर 4 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करना चाहता है इसको। ठीक है, और फोर्स ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या करना चाहता है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इसको चारों तरफ से फोर्स लगे हुए हैं। अगर सपोज करो मैंने इस बॉडी को इधर पुश कर दिया तो अब क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ पुशअप। तो इसलिए बॉडी क्या करने लग गई, मूव करने लग गई, क्योंकि अब मैंने ये फोर्स बढ़ा दिया और ये फोर्स घटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझो बेटा, ये होते हैं अपने बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी ओवरऑल किस में रहेगी, ओवरऑल वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है बेटा। सो बैलेंस फोर्स कभी भी क्या, तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि एक बार CBSE में बेटा 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इफ़ आई एम अप्लाइंग, मैंने कोई बॉडी ली और मैंने उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है, बॉडी में मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा, फिर भी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, क्यों? ठीक है, मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रखा, फिर भी बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब मैंने जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रखा वो कैसा अप्लाई कर रखा है, बैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब मैंने बॉडी पे क्या अप्लाई कर रखा है बेटा, बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रखा है, क्योंकि जब बैलेंस्ड फोर्स होगा ना तभी बॉडी रेस्ट में रह सकती है, वरना बॉडी रेस्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी इज इन रेस्ट बिकॉज ऑफ विच फोर्स, तो कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में कब रहेगी, अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में। ठीक है। सो यू कैन से दैट इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी द बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इट्स स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं तो वो बॉडी कंटिन्यू किस में रहेगी बेटा, रेस्ट वाली कंडीशन में रहेगी। ठीक है, एंड द बॉडी इज कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, सो बैलेंस्ड फोर्स मोशन क्रिएट नहीं कर सकते, याद रखना, जो आपके बैलेंस्ड फोर्स है वो मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर, बैलेंस्ड फोर्स मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। मोशन किसकी वजह से होता है, मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। मोशन हमेशा कौन से फोर्स की वजह से होगा बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोशन होगा। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास अगर मैं किसी भी बॉडी पे अगर मैं अपने हाथ के बीच में किसी चीज़ को लेकर इस पे बैलून पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इससे उसकी क्या शेप हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। ठीक है, सो इसका मतलब वो जो बीच में मेरे हाथों के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, तो मैं कौन सा फोर्स लगा रही हूँ उसके ऊपर, बैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ बेटा। समझ गए आप। अब हम करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी बॉडी मोशन में आती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में कौन से फोर्स को ज़्यादा पढ़ना है, हमें अनबैलेंस्ड फोर्स को ज़्यादा स्टडी करना, बिकॉज हम मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो हमें ये वाला फोर्स पढ़ना है। ये कौन सा फोर्स होता है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसकी डेफिनेशन देख लो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, if the resultant of all forces acting on a body is not zero, acting on a body is not zero, ठीक है, then we can say that this is unbalanced force. These forces are called unbalanced force, are called unbalanced फोर्स। ठीक है, अगर बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब कि बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होते। अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होते बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो देन यू कैन से दीज टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं बेटा। सो आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन आया था 2012 में कि आई अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, देन टेल मी विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी। इस बॉडी पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो आप बताओ बेटा, किसी भी बॉडी पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा बेटा मैथ्स में, तो ये जीरो होता है, इधर वाला नंबर पॉजिटिव, इधर वाला नंबर नेगेटिव। इसका मतलब अगर ये इसकी रेस्ट पोजीशन है तो मैं क्या कहूँगी, प्लस के 20 और माइनस के 10, है ना। सो इसको सब ट्रैक करेंगे तो क्या आया, प्लस का 10। इसका मतलब ये बॉडी ओवरऑल किधर मूव करेगी, ओवरऑल इधर मूव करेगी, कितने फोर्स के साथ, 10 न्यूटन फोर्स के साथ। क्लियर। तो क्या ये बॉडी रेस्ट में रही, नहीं, ये बॉडी किस में आ गई, ये बॉडी मोशन में आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो बॉडी है उस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है बिकॉज ये बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आपको पता चल गया, दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, चलो बेटा अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि अगर मैं किसी भी बॉडी को पुशअप करता हूँ या पुलअप करता हूँ विद अपोजिंग फोर्स, तो यू कैन से दैट कि इस बॉडी पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अनबैलेंस। अब आप बच्चों ने बहुत बार ये खेला है टग एंड वॉर गेम,
इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो ये टीम आपकी ए है और ये टीम आपकी बी है, ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, दोनों प्रॉपरली खींच रहे हैं एक दूसरे को रस्सी को पकड़ के, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ए टीम विनर हो जाती है, ए टीम जीत जाती है। वाई, क्यों जीत गई भाई, ठीक है। तो टग और वॉर गेम में क्या होता है, वन टीम इज सडनली, अब क्या होगा, अगर मान लो इन्होंने इसको रस्सी को एकदम से ऐसे खींच लिया, अगर ये रस्सी को खींचेंगे बेटा तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ये सारे गिर जाएंगे, बिकॉज इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया। तो अब क्या होगा, पहले फोर्स क्या लग रहा था, बैलेंस्ड लग रहा था ना, जब वो कंटिन्यू इसको मूव कर रहे थे, खींच रहे थे, दोनों कंटिन्यू खींच रहे थे तो बैलेंस लग रहा था। अब इसने खींच लिया तो इन्होंने इनका छूट गया, तो ये सारे नीचे गिर गए और इन्होंने क्या कर लिया, इसको कंटिन्यू कर लिया। तो इसका मतलब इस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स कंटिन्यू इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि अगर आप एक साइकिल को मूव करा रहे हो, ठीक है, और कई बार क्या होता है साइकिल को पैडल मार देते हो तो कई देर तक वो कंटिन्यू मूव करती रहती है। तो वो क्यों मूव करती रहती है बेटा, बिकॉज उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी व्हीकल है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसका इधर मूव कर रहा है ना, तो फोर्स ऑफ मोशन है ये इसका, ठीक है। ये बॉडी इधर कंटिन्यू क्या कर रही है, मूव कर रही है, इधर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है और ये फोर्स ऑफ मोशन ज़्यादा है। ऊपर से कौन सा फोर्स वर्क करेगा, नॉर्मल, इधर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, mg, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यू बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है बेटा। सो दीज आर अबाउट ऑल द फोर्स दैट इज अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स। बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको बता देती हूँ, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करो, इफ़ देयर वर no unbalanced force of friction, no unbalanced force of friction, if there are no unbalanced force of friction and no air resistance, अगर कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो साइकिल है वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी, जो बाईसाइकिल है वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी, मूव। या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने एक बार मोशन में ला के छोड़ दिया, अगर उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा, कोई भी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा, तो वो बॉडी कंटिन्यू क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, ठीक है। सो आप इसको भी नोट डाउन करो कि जब एक फोर्स की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम 99% हम अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं, क्लियर बेटा। सो दीज आर ऑल अबाउट द फोर्स, क्लियर। आपको ये अच्छे से करना है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट टॉपिक इन पार्ट 2 वी आर डिस्कस अबाउट NLM, ओके। NLM मीन्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके तीनों लॉज ऑफ मोशन करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, ओके, एंड थर्ड, और इसके न्यूमेरिकल हम इससे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज़ क्लास 9th एंड you are watching channel that is constructive physics. Now it's time to construct your physics in your own way. So thank you